गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 22 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है, बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने रेजिग्नेशन सबमिट किया है प्रेसिडेंट को। और उन्होंने हेल्थ रीजंस का बेसिकली हवाला दिया। उन्होंने अपना रेजिग्नेशन जो है आर्टिकल 61A के तहत दिया है और कहा कि डॉक्टर्स के एडवाइस पर ये कदम उठा रहे हैं, है ना। और उनका 2 साल का टर्म अभी बाकी था और प्रेसिडेंट मुर्मू ने अभी तक रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया या नहीं ये क्लियर नहीं है। तो हम देख लेते हैं कैसे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इलेक्ट होते हैं, है ना। तो जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, वो एक्स ऑफिशियो जो है ऑलरेडी ऑटोमेटिकली वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, है ना। और उनको इलेक्ट कैसे करते हैं? इलेक्शन के लिए बेसिकली एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होता है? लोकसभा और राज्यसभा के जो है इलेक्टेड मेंबर्स दोनों हाउस के, प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों जो है वो भी वोट कर सकते हैं, ठीक है। अनलाइक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं वोट करते हैं, ना। तो वोटिंग मेथड कैसा होता है? वोटिंग मेथड होता है सीक्रेट बैलेट के थ्रू, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, है ना। और टर्म कितना होता है? टर्म 5 ईयर्स हो रहता है, ठीक है। और अगर वैकेंसी हो जाती है, मान लीजिए जैसे अभी रिज़ाइन कर रहे हैं, है ना, तो तब तक के लिए चेयरमैन कौन रहता है? इन केस उनकी अन एब्सेंस में डिप्टी चेयरमैन रहेंगे राज्यसभा के। और अगर डिप्टी चेयरमैन भी नहीं है तो एनी मेंबर ऑफ राज्यसभा जो भी चूज़ किया जाएगा, ठीक है, राज्यसभा के द्वारा अपॉइंट, तो वो अपॉइंट करता है जो है वो दैट वुड बी अपॉइंटेड टू प्रिसाइड टेम्परेली, है ना। फिर यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया टू होस्ट चेस वर्ल्ड कप, वेन्यू टू बी डिसाइडेड। तो इंडिया होस्ट करेगा बेसिकली चेस वर्ल्ड कप जो है 2025, जो 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक चलेगा, है ना। और अभी वेन्यू डिसाइड नहीं है, जल्दी ही अनाउंसमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली, ममता अनाउंसेस लैंग्वेज मूवमेंट अगेंस्ट सेंटर लिंग्विस्टिक टेररिज्म। तो ममता बनर्जी ने बेसिकली बोला है कि जो है लैंग्वेज मूवमेंट शुरू करने का अनाउंसमेंट किया है। उनका कहना है लैंग्वेज और आइडेंटिटी पे बीजेपी के थ्रू जो है लिंग्विस्टिक टेररिज्म हो रहा है। तो लिंग्विस्टिक मूवमेंट यहाँ पे क्या बोलने का मतलब है इनका कि जो है रेफर्स टू द पॉलिटिकल और कल्चरल प्रोटेस्ट जो कि एम करेगा प्रोटेक्ट और असर्ट करने का आइडेंटिटी, रेस्पेक्ट और ऑफिशियल यूज़ बंगाली लैंग्वेज का बंगाल में, ऐसा उनका बोलना है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली, इनडिस्क्रिमिनेट सैंपल सबमिशन फ्लड दिल्लीज फॉरेंसिक लैब्स। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने रीसेंट ऑर्डर में बोला है कि जो फॉरेंसिक लैब्स हैं उनको अननेसेसरीली हर जो है चीज़ रेफ़र कर दी जाती है, उसको रोकने के लिए क्लियर गाइडलाइंस बनानी चाहिए। और उन्होंने ये भी बोला कि हर छोटी बात पर जो है फॉरेंसिक लैब को सैंपल भेजने से बैकलॉग जो है काफ़ी बढ़ गया है और 20,000 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। और एनएचआरसी की अगर रिपोर्ट है, उसने बताया कि 30 से 40% जो है विसरा टेस्ट अवॉइडेबल होते हैं इसमें। और तो कोर्ट ने सेंटर को और दिल्ली गवर्नमेंट को 3 मंथ्स का टाइमलाइन दिया है गाइडलाइंस बनाने के लिए। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी ऑफ आंध्र प्रदेश आइज $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट्स। तो आंध्र प्रदेश को जो सीएम है वो बोल रहे हैं कि जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग जो है पॉलिसी 4.0 पर चर्चा की, जो कि 2025 से 30 के लिए बनाई गई है। उन्होंने बताया कि जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग डिपेंडेंसी, उनका एम है कि इंपोर्ट कम करना उसका, ठीक है, और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, ठीक है। और गवर्नमेंट चाहती है कि आंध्र प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए जहां नए इन्वेस्टमेंट्स और जॉब क्रिएट हो सकें। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली, कैग रिपोर्ट आई है। कैग रिपोर्ट फ्लैग्स लैप्सेस अमाउंटिंग टू 573 करोड़ इन रेलवेज। तो टोटल फाइनेंशियल लैप्सेस 573 करोड़ के बताए जा रहे हैं एज़ पर कैग कंप्लायंस ऑडिट रिपोर्ट जो कि लोकसभा में रखी गई। तो मेन ऑब्जर्वेशंस इसमें यही है कि रेवेन्यू जो है रिकवरी में कमी हुई और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में डेफिशिएंसीज दिखी अक्रॉस जो है रेलवे जोन्स। जैसे कि नॉर्दर्न रेलवे की बात करें तो रेलवे बोर्ड के डायरेक्शंस फॉलो नहीं किए गए, है ना। और 5 गवर्नमेंट एडेड स्कूल से 6% लैंड वैल्यू का लाइसेंस फ़ी रिकवर नहीं किया, जिसमें कि 148 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की बात करें तो उसमें जो है 55.1 करोड़ रुपए जो है वो रिकवर नहीं हुए 9 रेलवे जोन्स में। और ये पैसा कॉन्ट्रैक्टर्स से रॉयल्टी के साथ रिकवर होना चाहिए था, है ना। इसी तरह ईस्ट सेंट्रल रेलवे में शंटिंग चार्जेस 50 करोड़ का रिकवर नहीं हुआ। सदर्न रेलवे में
27.91 करोड़ का जो है वेस्टेज हुआ, धनबाद में 14 करोड़ का। तो ये सब बताया है इस पूरे रिपोर्ट में। तो रेलवेज़ में प्लानिंग, कंप्लायंस और रिकवरी प्रोसेस में मेजर लैप्सेस पाए गए हैं, जिससे गवर्नमेंट को बड़े फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, है ना। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट कॉशियस एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट अगेंस्ट बीइंग यूज्ड टू फाइट पॉलिटिकल बैटल्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को पॉलिटिकल बैटल्स का प्लेटफॉर्म बनने से रोकने के लिए बोला है, जिसको कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिसीज़न को अपहोल्ड किया इस चीज़ को, जिसमें कि मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस एक सीएम की वाइफ पे लगे, उनको हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये रहा कि ईडी को यूज़ ना किया जाए टू फाइट पॉलिटिकल बैटल्स, और उन्होंने ये भी बोला कि डोंट परकुलेट दिस वायरस अक्रॉस द कंट्री। और सीजेआई गवाही ने ईडी से कहा कि सुप्रीम कोर्ट को पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जो है वो मत बनाओ, है ना। और तो सुप्रीम कोर्ट ने न्यूट्रलिटी और जुडिशियल इंटीग्रिटी को एम्फेसाइज़ किया, और ईडी और लिटिगेंट्स को स्ट्रिक्टली कॉशियस किया कि कोर्ट रूम्स पॉलिटिकल एरिना ना बने। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में देख लेते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट क्या चीज़ है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट बेसिकली एक सेंट्रल एजेंसी है जो कि किसी मनी के लेके, घोटाले को लेके, या ब्लैक मनी या मनी लॉन्ड्रिंग या फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस कोई होते हैं, तो उन सब को जो है बेसिकली इन्वेस्टिगेट करती है। और ये बेसिकली 1956 में बनी थी, है ना। और पहले ये जो है फेरा के केसेस देखती थी, अब फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन के केसेस देखती है। और आज के टाइम में ईडी मेनली मनी लॉन्ड्रिंग और जो फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस का को देखती है ना। और तो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बेसिकली पीएमएलए एक्ट 2002 के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर देखा जाता है। और जो फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस हैं वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंदर इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो ईडी के पास पावर्स होती हैं बेसिकली, किसी की जो है अगर ब्लैक मनी से जुड़ी कोई संपत्ति है तो उसको अटैच कर सके, और जो है उसको अटैच कर सकें, और अरेस्ट करने का पावर है, समन करने का पावर है ना। और अगेंस्ट जो है केस भी फाइल कर सकती हैं। और तो ये बेसिकली आती किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है ये डिपार्टमेंट, स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के कंट्रोल में है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली, हाउस पैनल रिपोर्ट्स ऑन इनकम टैक्स बिल टेबल्ड इन लोकसभा। तो अभी बेसिकली गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स बिल 2025 ड्राफ्ट किया था। उसमें टैक्स ऑफिसर्स को जो है किसी भी इंडिविजुअल का प्राइवेट सोशल मीडिया अकाउंट, है ना, सोशल मीडिया अकाउंट, ईमेल या डिजिटल डेटा को एक्सेस करने का जो है अधिकार दिया गया है, फोर्सफुली भी अगर ज़रूरत हो। और तो ये अभी सेलेक्ट कमेटी के पास रिव्यू के लिए गया था। तो बिल के हिसाब से अगर कोई भी अगर शक के दायरे में आएगा तो उससे जो है लॉगिन पासवर्ड, एक्सेस कोड्स भी देने होंगे, और अगर नहीं दिया तो ऑफिसर्स को एक्सेस जो है वो बेसिकली ब्रेक कर सकता है और लेकिन जो एक्सपर्ट्स और स्टेक होल्डर्स ने इस पर स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन उठाया है प्राइवेसी और मिसयूज़ को लेके, है ना। फिर यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ में बेसिकली पार्लियामेंट बिगिंस प्रोसेस फॉर जस्टिस वर्माज इम्पीचमेंट। तो यहाँ पे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है लोकसभा में ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 MPs, और राज्यसभा में ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 MPs टू बिगिन इम्पीचमेंट ऑफ जज प्रोसीजर। तो वो यहाँ पे पूरा हो गया है ना। तो अभी हम देख लेते हैं कैसे किसी को जज को रिमूव करने का प्रोसीजर क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए 2 ग्राउंड्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रोवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, है ना। इन दोनों के बेसिस पे किसी भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है। तो इन केस अगर मोशन इनिशिएट किसी भी हाउस में हो सकता है, अगर लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है। तो मोशन इनिशिएट करते हैं कि लोकसभा में मिनिमम जो है 100 से ज़्यादा MPs के साइन चाहिए, और राज्यसभा में 50 MPs से ज़्यादा। अगर ये जो है फिर उसके बाद ये दिया जाता है स्पीकर को लोकसभा में, और चेयरमैन को राज्यसभा में। अगर ये एडमिट कर लेते हैं तो फिर उस पर 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है। 3 मेंबर कमेटी में कौन कौन होता है, एक होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, एक डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट के जज,
और एक डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट। तो ये मिल के जो है तीनों इन्वेस्टिगेट करते हैं चार्जेस जो भी लगे हैं जज पे, और अगर वो गिल्टी फाउंड होते हैं तो ये जो रिपोर्ट है वो रखी जाती है बेसिकली किसके, लोकसभा और राज्यसभा में, है ना, जहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी से ये पास होना चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी बोलने का मतलब क्या है कि 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड टोटल मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। तो अगर ये स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो जाता है तो ये जो है प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए जाता है, और फिर वहाँ से उसके बाद जो है कोई भी जज जो है वो इम्पीच हो जाते हैं, है ना। तो ये पूरा प्रोसेस है किसी भी जज को रिमूव करने का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, निसार फर्स्ट जॉइंट सैटेलाइट ऑफ नासा एंड इसरो शेड्यूल टू बी लॉन्च ऑन 30 जुलाई। तो इसरो नासा का जॉइंट सैटेलाइट जो कि निसार है ना, वो लॉन्च होने के तैयार है। लॉन्च डेट 30 जुलाई है ना, 5:40 PM श्री हरिकोटा उड़ीसा सतीश स्पेस धवन स्पेस सेंटर से। और निसार बेसिकली क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये दुनिया का पहला डुअल जो है फ्रीक्वेंसी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ना। तो इसका काम क्या रहेगा, बेसिकली काम यह रहेगा कि जो है ग्राउंड डिफॉर्मेशन को ट्रैक करना, ग्लेशियर मूवमेंट ट्रैक करना, वेजिटेशन चेंजेस, सी आइस को ट्रैक करना, सॉइल मॉइस्चर ट्रैक करना, शिप डिटेक्शन करना, डिज़ास्टर रिस्पॉन्स हो गया, सरफेस मैपिंग हो गया, स्टॉर्म मॉनिटरिंग हो गया, ये सब काम है जो है इस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के। तो ये जॉइंटली बनाया गया नासा का L बैंड रडार यूज़ करके और इसरो का S बैंड रडार यूज़ करके। और लॉन्च किस व्हीकल से होगा, GSLV F-16 से, है ना। और तो मेजर फीचर्स में यही है, 12 डे ग्लोबल कवरेज साइकिल रहेगा इसका। तो ये एक माइलस्टोन है इंडिया US स्पेस कोऑपरेशन में, जो कि बूस्ट करेगा क्लाइमेट साइंस और डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस को। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ, CBSE इंस्ट्रक्ट्स ऑल एफिलिएटेड स्कूल्स टू इंस्टॉल CCTV कैमराज एट क्रूशियल पॉइंट। तो CBSE ने सभी एफिलिएटेड स्कूल से कहा है कि वो अपने स्कूल के कैंपसेस में के इंपॉर्टेंट एरियाज़ में हाई क्वालिटी CCTV कैमराज लगाएं। बच्चों की सेफ्टी और स्कूल एनवायरनमेंट को सिक्योर बनाना ऑब्जेक्टिव है इसका। तो एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे जो है होना चाहिए, कॉरिडोर्स में, लॉबीज़ में, स्टेयर केसेस में, क्लासरूम्स में, लैब्स में, लाइब्रेरीज़ में, कैंटीन, प्लेग्राउंड, स्टोर रूम, इन सब जगह पर, है ना, हाई रेजोल्यूशन और ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग हो। मिनिमम जो है 15 दिन तक फुटेज स्टोर करना ज़रूरी है ना। फिर जो नेक्स्ट है वो बेसिकली यहाँ पे आर्टिकल है, आइडियाज़ ऑन ट्रायल क्रिटिकल थिंकिंग इन रिट्रीट। तो इसमें एक की टेक अवे पूरे एडिटोरियल में है कि फ्रीडम सिर्फ जो है वो मेजॉरिटी के लिए नहीं होती, है ना। असली फ्रीडम उनके लिए होती है जो सिस्टम से जो है अलग सोचने की हिम्मत रखते हैं, ठीक है। तो अब ये आर्टिकल है क्या, आर्टिकल में बोला गया है कि ट्रू डेमोक्रेसी जो है सिर्फ मेजॉरिटी या रूलिंग पार्टी के सपोर्टर्स के लिए नहीं है, बल्कि सबके लिए होनी चाहिए जो अलग सोचते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं और क्रिटिकल डिबेट्स जो है करते हैं, ठीक है। करंट ग्लोबल चैलेंज में बोलते हैं कि जो है इंटेलेक्चुअल फ्रीडम जो है और एकेडमिक लिबर्टी इंस्टीट्यूशंस में कम हो रही है, और यूनिवर्सिटीज़ जहाँ फ्री थिंकिंग और डिबेट होनी चाहिए, वहाँ कन्फॉर्मिटी और फियर का एनवायरनमेंट जो है वो बन गया है, और स्टूडेंट्स और प्रोफेसर को पनिशमेंट मिल रही है, ठीक है, क्वेश्चंस उठाने के लिए। और करिकुलम आइडियोलॉजी के बेसिस पर जो है चेंज हो रहे हैं, है ना। तो करिकुलम जो है आइडियोलॉजी बेसिस हो रहे हैं और नॉट ऑन हिस्टोरिकल और जो है एकेडमिक ग्राउंड्स, ठीक है। तो ये सारे चैलेंजेस बताते हैं। क्या कहते हैं थिंकर्स, एक हना अरेडेंट हैं, वो बोलते हैं कि जब लोग पब्लिक लाइफ से रिट्रीट करते हैं और साइलेंस चूज़ करते हैं, डेमोक्रेसी का सोल जो है वो मर जाता है। एक और नोआम चॉम्स्की, वो बोलते हैं जब इंडिपेंडेंट थॉट को डिस्ट्रॉय किया जाता है तो हम एक फेक डेमोक्रेसी में जी रहे होते हैं ना, जिसे वो कहते हैं मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट। तो इंडिया और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के लिए क्या बोलते हैं कि जो है प्रो पैलेस्टीन मूवमेंट, एंटी इस्टेब्लिशमेंट व्यूज़ या डिसेंट को एंटी नेशनल कहकर सप्रेस किया जा रहा है। यूनिवर्सिटीज़ जहाँ इमेजिनेशन और इंक्वायरी होती है, वहाँ बायोलॉजिकल पुलिसिंग जो है हो रही है ना। और ये लॉन्ग टर्म डेंजर है, स्टूडेंट्स का ट्रस्ट जो है वो ब्रेक हो रहा है और सोसाइटल और इंटेलेक्चुअल स्टैग्नेंसी हो रही है, ऐसा बोलते हैं। तो अब ये फॉल्स यूनिटी भी बोलते हैं। यहाँ पे फॉल्स यूनिटी क्या है
कि एक्सटर्नल थ्रेट के नाम पर फ्रीडम को कर्व करना, ठीक है, एक्सटर्नल थ्रेट के नाम पे फ्रीडम को कर्व करना, और उनकी नहीं बल्कि कोएर्शन है ना, यूनिटी नहीं बल्कि ज़बरदस्ती है ये, ऐसा बोलते हैं। और रियल स्ट्रेंथ तब दिखाई देती है जब एक नेशन डिसएग्रीमेंट, और रियल यूनिटी किस में बोलते हैं, नेशन डिसएग्रीमेंट और डिबेट में को जो एक्सेप्ट करता है वो होता है रियल स्ट्रेंथ, तब दिखाई देती है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन उम्मीद है, ऐसा ये भी बोलते हैं, हिस्ट्री बताता है जहाँ सप्रेशन होता है वहाँ रेजिस्टेंस भी होता है ना। और वैक्लव हैवेल कहते हैं ट्रुथ में जीना ही पॉलिटिकल एक्ट है, और पैट्रियोटिज़म का मतलब ब्लाइंड सपोर्ट नहीं, नेशन को बेटर बनाने के लिए क्रिटिक करना जो है वो आपको ज़रूरी है ना, सवाल करना ज़रूरी है, ऐसा बोलते हैं। और तो वही मैंने जैसे बताया कि फ्रीडम सिर्फ मेजॉरिटी के लिए नहीं होती है, असली फ्रीडम उनके लिए होती है जो सिस्टम से अलग सोचने की हिम्मत रखते हैं, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उस इंडिया और यूके के बारे में। एक्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हार्ड द प्रॉमिस ऑफ ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स। तो इसका की टेक अवे पहले बता देता हूँ कि जो ये FTA है वो सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं बल्कि नॉलेज बेस्ड पार्टनरशिप बन सकता है ना। और जो ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स हैं इनके ज़रिए डिजिटल ट्रेड, सर्विस और इनोवेशन में दोनों देश जो है एक दूसरे को बूस्ट कर सकते हैं, और इंडस्ट्री लीडर्स को सर्विसेज और मोबिलिटी के इम्पोर्टेंस पर वॉइस उठाते रहना होगा ताकि FTA डायरेक्शंस प्रोविजंस इस डायरेक्शन में बने, है ना। ये पूरा इसमें बताया हुआ है। देख लेते हैं इसमें बोला क्या है कि यूके और इंडिया के बीच होने वाले जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उससे दोनों कंट्रीज़ के बीच इकोनॉमिक पार्टनरशिप वो डीपन होगी, स्पेशली ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स में। क्या है ये ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स? ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स यानी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, है ना, के ऑफिसेज जो इंडिया में R&D, एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल इनोवेशन का काम संभालते हैं। इंडिया में अब तक जो है 1500 से ज़्यादा ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स हैं जो 19 लाख लोगों को रोज़गार भी देते हैं, है ना। यूके के लिए FTA का इम्पोर्टेंस क्या है कि पोस्ट ब्रेक्सिट यूके का नई डिजिटल और सर्विस जो है बेस्ड इकोनॉमी में एंट्री चाहिए, है ना उसको। और इंडिया फास्टेस्ट डिजिटल इकोनॉमी है। यूके के बिजनेसमैन अब इंडिया को सिर्फ बैक ऑफिस नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक पार्टनर के रूप में भी देखते हैं, ऐसा बोलते हैं। और इंडिया के लिए FTA का क्या फ़ायदा होगा? यूके से आने वाला जो इन्वेस्टमेंट है, टैलेंट एक्सचेंज और डिजिटल कॉपरेशन से इंडिया का डिजिटल इंडिया मिशन और स्किलिंग गोल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे। और इंडिया जो है ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स, ग्लोबल इनोवेशन हब बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। तो इसमें बोलते हैं क्या सुधार और हो सकता है FTA के ज़रिए, वो इम्प्रूवमेंट्स, है ना। तो इसमें बोलते हैं कि प्रोफेशनल मोबिलिटी, इंडिया और यूके नेशनल्स को ईजिली काम करने का मौका मिलेगा। रेगुलेटरी बैरियर्स जो है वो हटाने से बिजनेस और तेज़ ग्रो करेगा। डिजिटल गवर्नेंस डेटा गवर्नेंस को सिंक कर सकते हैं इसमें। और डबल टैक्सेशन, डेटा लोकलाइजेशन और स्टैंडर्ड अलाइनमेंट जैसे चैलेंजेस का सोल्यूशन भी इसमें पॉसिबल है इस FTA के ज़रिए, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसने नेशनल ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर फ्रेमवर्क बनाने के लिए जो है वो पैनल बनाया है ना। और यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल का क्या कहना है कि टैलेंट और ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स के अंदर की डाइवर्सिटी को मैनेज करना इम्पॉर्टेंट है। FTA से इंडियन जो ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स हैं उनका ग्लोबल वैल्यू चेन में पोजीशन बेटर हो सकता है। तो वही अपॉर्चुनिटीज़ कहीं हैं। FTA सिर्फ जो है ट्रेड एग्रीमेंट नहीं बल्कि नॉलेज बेस्ड पार्टनरशिप जैसा मैंने बोला बन सकता है। और ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर से डिजिटल ट्रेड, सर्विसेज और इनोवेशन में दोनों देश एक दूसरे को बूस्ट कर सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, द थ्रेट टू इंडियाज़ ग्रेट पावर स्टेटस। तो इस पूरे आर्टिकल में पहले बोला क्या है कि ये बोला है कि अगर ईरान का रेजीम जो है वो चेंज होता है ना, तो वेस्ट एशिया में इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाएगा और US लेड जो है ग्लोबल ऑर्डर और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, जो दिल्ली का जो है मल्टीपोलर वर्जन के अगेंस्ट है ना। इसमें बोलते हैं कि US और इज़राइल ईरान जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, उसमें ट्रम्प ने क्लेम किया था कि उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म कर दिया उन्होंने, लेकिन वॉर का ख़तरा अब भी बरकरार है। और जो इज़राइल के PM नेतन्याहू का पर्सनल लीगल ट्रबल जो है इज़राइल की रीजनल स्ट्रेटजी और US के न्यू कंजर्वेटिव एलिमेंट्स इस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा रहे हैं। और तो इंडिया के स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को क्या नुकसान होगा
अगर ईरान की सरकार गिरती है तो यूएस लेड यूनिपोलैरिटी वेस्ट एशिया में जो है स्ट्रांग हो जाएगा, और इससे इंडिया जैसे मल्टीपोलर विजन वाले देश का स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। इंडिया का जो ग्रेट पावर एम्बिशन है उसको बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि ईरान के साथ इंडिपेंडेंट रिलेशन ख़त्म जो है हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। और वेस्ट एशिया में सिर्फ जो है यूएस बैक्ड रेजिम्स ही जो है वो बचेंगे, और एनर्जी इंपोर्ट्स यूएस की सिक्योरिटी अम्ब्रेला में फंसा रहेगा। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी ख़त्म होगी, ऐसा बोलते हैं। ऑयल और एनर्जी पे क्या इम्पैक्ट होगा? ईरान रेजिम चेंज के बाद जो है इंडिया के पास डाइवर्स ऑयल सप्लाई ऑप्शंस नहीं बचेंगे, और सिर्फ यूएस सपोर्टेड गल्फ जो स्टेट्स हैं उस पर डिपेंडेंसी बढ़ेगी, और चाइना की तरह एनर्जी सिक्योरिटी मेंटेन कर पाना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा इस पूरे में ऑयल में एंड एनर्जी इम्पैक्ट में बोलते हैं। और इंडियाज़ मल्टीपोलर वर्ल्ड व्यू में क्या बोलते हैं कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी रिसेंट मॉस्को विज़िट किया है ना, और कहा मल्टीपोलर जो वर्ल्ड ऑर्डर पर फोकस है, ये विज़न रशिया और चाइना के क्लोज़र है, ना कि यूएस के। और इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक पॉलिसी अब उन एक्शन से बचेगा जो यूएस लेड डोमिनेंस को रीइंफोर्स करे। और रशिया के केस से क्या सीख ली है कि इंडिया ने रशिया के यूक्रेन वॉर के बाद से भी जो है न्यूट्रल स्टैंड लिया, और यूएस लेड आइसोलेशन एफर्ट्स का हिस्सा नहीं बना। और रशिया मेड जो शिप्स है आईएनएस तमल की जो कमीशन पे जो है यूके मीडिया ने इंडिया के इंडिया को एनिमी तक कह दिया। और जो वेस्टर्न फॉरेन पॉलिसी एलीट इंडिया के इंडिपेंडेंट स्टैंड को सस्पिशियसली देखते हैं, और ट्रम्प के साथ बेसिकली कि ट्रम्प के वोटर्स और उनका जो विज़न है नॉन इंटरवेंशनिस्ट और रीजनल डोमिनेंस तक लिमिटेड है ना। तो सेक्रेटरी जो वहाँ के मार्क रूबियो हैं, उन्होंने भी माना कि दुनिया मल्टीपोलर हो रही है ना। इंडिया यूएस को समझा सकता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड उनके इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं है, बल्कि बेटर ऑप्शन है ना। तो बोलते हैं इंडिया को क्या करना चाहिए, तो यूएस को परसुएड करना चाहिए, है ना, कि ईरान वॉर से इंडिया वीक होगा और चाइना स्ट्रांग होगा, जो यूएस के लिए ख़तरनाक है। और क्विड प्रो को जो है डिप्लोमेसी, जैसे कि यूक्रेन रशिया केस में हुआ, है ना। और यूएस का कहना होगा कि ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए मल्टीपोलैरिटी एक्सेप्ट करना उनका भी फ़ायदा है ना। तो ये सब इंडिया बोल सकता है। फिर जो नेक्स्ट है आर्टिकल यहाँ पे, व्हाट इज़ द लीगल स्टेटस ऑफ राइट टू वोट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो है बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है ना, वोटर लिस्ट को अपडेट करने का। इसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट सवाल उठा कि राइट टू वोट उसका लीगल स्टेटस क्या है। तो 3 तरह के राइट्स एक पहले देख लेते हैं। फर्स्ट जो नेचुरल राइट नेचर द्वारा दिए गए हैं, जैसे राइट टू लाइफ, लिबर्टी, है ना। तो कोर्ट इन्हें डायरेक्टली एनफोर्स नहीं करते। और फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए गए हैं, आर्टिकल 14, 19, 21 ऐसे डायरेक्टली एनफोर्सेबल होते हैं सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। फिर जो थर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं पार्ट 3 के बाहर, है ना। और जैसे राइट टू प्रॉपर्टी एनफोर्सेबल है हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226। स्टैट्यूटरी राइट्स तो लॉज द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे एमजी नरेगा हो गया, एमजी नरेगा का राइट टू वर्क, ठीक है। तो पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली मॉडिफाई कर सकती है जिसको। अब राइट टू वोट का बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि राइट टू वोट आर्टिकल 356 जो है वो हर सिटीज़न को अधिकार देता है 18+, जो डिसक्वालीफाइड नहीं है वो वोट कर सकता है, ठीक है। इसे बेसिकली यूनिवर्सल राइट फ्रेंचाइजी बोलते हैं, है ना। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में जो है नॉन सिटीजन्स को डिसक्वालीफाई करता है, ठीक है, इसके लिए। और सेक्शन 19 जो है उसमें बोलते हैं मिनिमम जो है 18 साल या ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना चाहिए वोट करने के लिए। वहीं पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में क्या बोलते हैं कि इलेक्टोरल रोल में नाम होना चाहिए, ठीक है। और जेल में होने पर वोट का अधिकार नहीं होता है ना, ऐसा इसमें बोला है। और करंट लीगल पोजीशन क्या है राइट टू वोट का? राइट टू वोट बेसिकली एक स्टैट्यूटरी राइट है, ठीक है। इसमें ये बोला गया है पूरे आर्टिकल में। तो इसका जो स्टेटस है वो स्टैट्यूटरी राइट है, लेकिन इसके कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल डायमेंशंस पर अब भी डिबेट होती रहती है,
फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, व्हाट हैव कोर्ट्स रूल्ड विद रिस्पेक्ट टू एआई एंड कॉपीराइट। तो दुनिया भर में एआई टूल्स जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया या क्लॉड हो गया, इसके अगेंस्ट बड़ा लीगल सवाल खड़ा हो गया है। क्या इनका ट्रेनिंग जो है वो डेटा कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं करता? तो ट्रेनिंग में जो डेटा यूज़ होता है वो उससे डेटा कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होता, ऐसा बोलते हैं। तो इनमें कोर्ट्स ने बेसिकली अलग अलग केसेस में कहा है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल ट्रांसफॉर्मेटिव तरीके से कॉपीराइट कंटेंट का यूज़ करते हैं तो उसे फेयर यूज़ जो है वो के अंडर आता है। मतलब जैसे एक ऑथर दूसरी किताबें पढ़कर नहीं लिखता है, वैसे भी एआई भी सीख रहा है ना। तो ट्रांसफॉर्मेटिव तरीके से कॉपीराइटेड कंटेंट का यूज़ करना फेयर यूज़ के अंदर आता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि प्रिंटेड या इलीगली सोर्स कंटेंट पे अब भी केस बन सकता है और मार्केट को डायरेक्ट रिप्लेस करने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आउटपुट इलीगल हो सकते हैं। तो जजेस का क्या कहना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी जो बिलियन डॉलर कमा रही हैं, है ना, उन्होंने कॉपीराइट होल्डर्स को कंपनसेशन देना चाहिए, ठीक है। और इंडिया का एंगल जो है, इंडिया में कॉपीराइट्स एक्ट 1957 लागू है ना, 1957 लागू है, जिसमें सेक्शन 52 के अंडर फेयर डीलिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेसिफिक रूल्स अभी तक नहीं है और ऑफिशियल पोजीशन ये कह रहा है कि अभी का लॉ ही काफ़ी है, पर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नए रूल्स और ग्लोबल हार्मोनाइजेशन ज़रूरी है। तो ट्रेनिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कॉपीराइटेड डेटा अब भी ग्रे एरिया है। यूएसए में फेयर यूज़ अलाउ किया गया और पायरेसी और क्रिएटर राइट्स को कोर्ट ने सीरियसली लिया है। इंडिया में क्लियर रूल्स अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन डिबेट शुरू हो चुकी है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, यूरोप्स केमिकल इंडस्ट्री डिमांड्स एन एंड्योरिंग लाइफ बोट टू स्टे अफ्लोट। तो यूरोप की जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है वो क्राइसिस में है और हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, पुराने प्लांट्स, है ना, और चाइना के एक्सपेंशन के चलते यूरोप के कई प्लांट्स बंद हो रहे हैं और इथिलीन और जो प्रोपिलीन जैसे केमिकल्स के लिए अब यूरोप को इंपोर्ट डिपेंडेंट जो है वो होना पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स जो है वो कह रहे हैं कि यूरोप इंडस्ट्रियल डिक्लाइन की तरफ बढ़ रहा है, जबकि चाइना और यूएस नए प्लांट्स बना रहे हैं और यूरोपियन यूनियन ने कुछ स्टेप्स लिए हैं जैसे स्टेट एड, है ना, और प्रेफरेंस ईयू मेड गुड्स। लेकिन शायद बोलते हैं देर हो चुकी है और जो कुछ कंपनीज़ इन्वेस्ट कर रही हैं, लेकिन ज़्यादातर कंपनीज़ के प्लांट्स बंद कर रही हैं। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, रशिया यूक्रेन टू मीट इन टर्की टुमारो फॉर टॉक्स। तो रशिया और यूक्रेन के बीच एक नई पीस जो है वो बातचीत वेडनेसडे को टर्की में होगी, जो पहले इस्तांबुल में 2 राउंड्स के बाद हो रही है, जिसमें ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ था और यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कंफर्म किया है। पिछली मीटिंग सिर्फ प्रिजनर एक्सचेंज तक जो है वो लिमिटेड थी और यूएस प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रम्प ने रशिया को 50 दिन का जो है वो टाइम दिया है डील के लिए, वरना भारी सैंक्शंस लगाने की वार्निंग दी है। रशिया ने फिर से टॉक्स के लिए हाँ कहा है, लेकिन दोनों तरफ से पीस डील पर अब भी बड़ा गैप है ना। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन, है ना। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।